नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं दमदार 10 और दमदार 10 में आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। दमदार 10 में आज बात होगी दिल्ली विधानसभा सत्र की, जिसमें आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी और वहीं बिहार में भी आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें नीतीश सरकार चुनाव से पहले आखिरी बजट पेश करेगी। बिहार में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पटना की गांधी मैदान में आज जीतन राम मांझी अपना दम दिखाएंगे। वहीं आज पीएम मोदी भी सूफी संगीत समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही बात होगी नू की, जहां पर 12वीं की परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं 48 घंटे बाद पुणे रेप केस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात होगी मौसम के बदलते मिजाज की, जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं दिल्ली से पंजाब तक बारिश हो रही है। इन सभी खबरों पर होगी हमारी नजर, लेकिन पहले बात होगी आगरा में हुए खौफनाक हादसे की। और यूपी के आगरा से सड़क हादसे का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बाइक सवार 3 लड़कों को डंपर ने टक्कर मारी और उसके बाद डंपर तीनों लड़कों को 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। घटना का 31 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। बाइक के साथ 3 लड़के डंपर के नीचे फंसे हैं और डंपर का ड्राइवर तेजी से ये गाड़ी भगाता दिख रहा है। तीनों आखिरी दम तक चिल्लाते रहे। राहगीरों ने रोकने की कोशिश की, चीख पुकार लगाई, लेकिन डंपर के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं, क्योंकि उसके सिर पर हैवान सवार था। वो बिना कुछ सुने गाड़ी और रफ्तार में भगाता रहा। करीब 5 किलोमीटर तक तीनों लड़कों को बाइक के साथ घसीटता रहा। डंपर के नीचे फंसी बाइक से लगातार चिंगारी निकलती रही। आखिर में पीछा कर रहे लोगों ने डंपर के ड्राइवर को पकड़ा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को पीटा और बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया। हादसे में तीनों लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना इतनी विभत्स थी कि जगह जगह लड़कों के शव के टुकड़े बिखरे हुए दिखे। तो यही वो वीडियो है 31 सेकंड का, जिसमें आप इस खौफनाक वारदात की तस्वीर को देख सकते हैं, जहां इस डंपर ने पहले इस 2 व्हीलर को टक्कर मारी। बाइक में सवार लड़कों को घसीटते हुए ये डंपर कई किलोमीटर तक ले गया। अब इसके पीछे जो गाड़ियां जा रही थी, लगातार उनकी कोशिश रही कि डंपर का जो ड्राइवर है इस गाड़ी को रोके, लेकिन ये डंपर का ड्राइवर रुका नहीं और घसीटता हुआ इस बाइक सवारों को अपने साथ ले गया, जिसमें दर्दनाक मौत हुई है तीनों लड़कों की। आखिरकार राहगीरों ने और पीछे गाड़ियां जो पीछा कर रही है इस डंपर की, उन्होंने किसी तरह से इस डंपर को रोका और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में जहरीले कचरे के निपटारे की। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को अब नष्ट किया जा रहा है। एमपी के पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने का काम शुरू हो गया है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लाया गया कचरा जलाया जा रहा है और पहले ट्रायल में 10 टन कचरे को जलाया जाएगा। इसमें करीब 72 घंटे का वक्त लगेगा। पीथमपुर की रम की फैक्ट्री में यह पूरा प्रोसेस चल रहा है। फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े वेस्ट मटेरियल को धार जिले के पीथमपुर लाया गया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे फैक्ट्री में जलाया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज से यूनियन कार्बाइड के केमिकल कचरे को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है पीथमपुर की उस रामको एनवायरो लिमिटेड के बाहर, जहां पर भोपाल के यूनियन कार्बाइड से लाया गया जहरीला रासायनिक कचरा कुछ ही घंटों बाद जलना शुरू होना है। दरअसल हाईकोर्ट का आदेश मिला था 18 फरवरी को कि 27 फरवरी से इसी रामको एनवायरो लिमिटेड का जो प्लांट है वहां पर नियंत्रित 3 चरणों में 10 मीट्रिक टन जो है वो कचरा जलाया शुरू किया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक यहां कचरा न जलाए जाने की याचिका पहुंची थी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप न करने के बाद कचरा जलाने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो गई थी। ये वो रामको एनवायरो फैक्ट्री है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहीं पर नियंत्रित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो 358 मीट्रिक टन कचरा है जो 1 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यहां पर लाया गया है, उसे 3 चरणों में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ट्रायल रन के तौर पर चलाया जाना है। पहला 27 फरवरी यानी कल से जलाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी, आज जलाया जाएगा। उसके बाद 4 मार्च, उसके बाद 10 मार्च को तीसरा चरण ट्रायल रन का 10 मीट्रिक टन के तौर पर होगा और जिसकी रिपोर्ट 27 मार्च को दी जाएगी हाईकोर्ट के सामने। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं
आप ये पीथमपुर के रामको एनवायरो लिमिटेड की है, जहां पर इस बार नजारा बदला हुआ है। ये चूंकि फैक्ट्री परिसर का एरिया है, इसलिए यहां पर छावनी के तौर पर पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं आसपास यही माहौल है, लेकिन पूरा पीथमपुर अगर ये कहूं कि शांत है तो गलत नहीं होगा। जितने चाक चौराहे वो हैं वो पूरी तरीके से खुले हैं, व्यवस्थित रूप से दुकानें खुली हैं और एक तरीके से प्रशासन ने जो समय मांगा था 6 हफ्ते का, जिसमें वो समझाइश देना चाह रहा था 6 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक, जिसमें जनता को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जो यहां पे 358 टन वेस्ट मटेरियल जो रासायनिक कचरा है वो जलेगा तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। उसमें कम से कम शासन को सफलता मिली है। अब ये जो यहां पर कचरा है, 5 प्रकार का कचरा 12 कंटेनरों में, 358 टन कचरा जो रासायनिक है वो 12 कंटेनर्स में यहां आया था, अंदर फैक्ट्री परिसर में रखा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया, उसके बाद इस कचरे को 5 कंटेनर के इन कचरे को यहां से निकाला गया, जिसमें 5 प्रकार का जो है वो अवशिष्ट था, जिसमें रेसिन जो सेवीन करके जो केमिकल बनता था, सेवीन के अलावा नेपथॉल रिएक्टर का रेसिड्यू था, और रिएक्टर के रेसिड्यू जिस कंटेनर में ये सेवीन बनती थी उसका रेसिड्यू, इसके अलावा पेस्टिसाइड जो कीटनाशक था नेपथॉल उसका रेसिड्यू, उसके अलावा एक्सकेवेटेड सॉइल जो जमीन से निकली मिट्टी थी वो थी, और सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू। इस तरीके के जो 5 जो रेसिड्यू है वो इन 5 कंटेनरों से कल निकाले गए। उनको और अब बात करते हैं हम पुणे रेप केस की। 3 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे में 26 साल की एक महिला के साथ रेप की वारदात हुई थी। अब इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस ने रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास को उसके गांव के ही एक फार्म से पुलिस ने करीब आधी रात को गिरफ्तार किया, जिसके बाद शिरूर पुलिस ने उसे पुणे पुलिस को सौंप दिया। उसे लेकर अब पुणे आई है पुलिस। आपको बता दें कि 25 फरवरी को पुणे की सरकारी बस डिपो में 26 साल की एक महिला के साथ रेप की वारदात हुई थी, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। घटना के विरोध में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने स्वारगेट बस डिपो पर तोड़फोड़ की थी। हालांकि इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने धरपकड़ तेजी की। उनके खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। साथ ही महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइके ने असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए और कहा था कि दोषी पाए जाने पर इन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बस डिपो पर तैनात पुराने सुरक्षा कर्मियों को हटाने का भी निर्देश दिया। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्वारगेट बस स्टॉप पर जिस तरह से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उस मामले ने एक बार फिर से सभी को निर्भया हत्याकांड की याद ताज़ा करा दी। हालांकि इस मामले में अब मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुणे के पास स्थित शिरूर तालुका के गुनाट गांव से हुई। गुनाट का रहने वाला था यह आरोपी और उसके ऊपर शिरूर गांव में भी कई केसेस पहले से रजिस्टर्ड थे। आरोपी की गिरफ्तारी कल देर रात हुई। आरोपी को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और 25 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया, उसके बाद आरोपी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। आरोपी का आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने शुरुआत में ही कर लिया था। लगभग 1 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली कि इस मामले को अंजाम देने वाला, इस घटना को अंजाम देने वाला दत्तात्रेय घाटे है। लेकिन आरोपी इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस के पहले से ही उसके ऊपर कई केसेस रजिस्टर किए हुए थे और यही कारण है कि उसे पता था कि पुलिस को कैसे टैकल करना है। वो अपने गांव की तरफ चला गया था। पुणे पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार उसे खोज रही थी। सबसे पहले 8 टीमों का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम ने 13 टीमें डिप्लॉय की और खास तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिरूर गांव की तरफ आगे बढ़े। पुलिस ने स्निफिंग डॉग से लेकर सभी यंत्रणा प्रणालियों का उपयोग किया, खास तौर पर ड्रोन्स का सहारा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आरोपी को ट्रेस करने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने स्निफिंग डॉग्स की भी मदद ली, लेकिन जिस इलाके में वो आरोपी छुपा हुआ था वहां पर अगर आप देखें तो चीते और जंगली जानवरों का भी खतरा था। ऐसे में रात को ड्राइव ऑपरेशन रोक दिया गया था पिछली रात और उसके बाद कल पूरा दिन ड्राइव ऑपरेशन चला। पुलिस की टीम ये बता रही है कि गांव के लोगों ने सबसे ज्यादा पुलिस की मदद की। हर गांव का व्यक्ति, खास तौर पर एक गुनहगार के रूप में नहीं देखना चाहता कोई भी। एक अपने गांव का अगर कोई व्यक्ति हो तो वो नहीं चाहता कि उसके गांव के किसी भी आदमी को गुनहगार के रूप में देखा जाए। जब पुलिस की तरफ से उन्हें ये जानकारी मुहैया कराई गई तो उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। आरोपी को खोजने के लिए गांव के लोग
खुद गन्ने के खेतों में, जंगलों में, पहाड़ियों में गए। उन्होंने ड्रोन्स का सहारा लिया, अलग अलग टीमें डिप्लॉय की गई और गांव के लोगों की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है। और अब खबर संभल से। संभल की जामा मस्जिद को लेकर टेंशन एक बार फिर से बढ़ा है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की रंगाई पुताई की अर्जी लगाई है। मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट को आज फैसला सुनाना है। हिंदू पक्ष विरोध कर रहा है और ऐसे में कोर्ट के आदेश पर कल मस्जिद के एएसआई की टीम पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक सर्वे हुआ। मस्जिद के अंदर के करंट सिचुएशन को मॉनिटर किया गया। कोर्ट में आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद रंगाई पुताई होगी या नहीं इस पर फैसला आएगा। सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम के सामने हिंदू पक्ष ने अपना विरोध भी दर्ज कराया और कहा कि रंगाई पुताई के नाम पर सबूतों से खिलवाड़ किया जा सकता है। रंगाई पुताई को कोई जरूरत नहीं है। मामला कोर्ट में है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक रमजान से पहले रंगाई पुताई की जानी चाहिए और हर साल ऐसा होता रहा, लेकिन कभी इसकी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर पिछले काफी वक्त से विवाद भी चल रहा है। अब रंगाई पुताई पर टेंशन बढ़ी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। कोर्ट में पूरे मैटर पर सुनवाई भी हो रही है। रमजान से पहले हिंदू पक्ष मस्जिद में रंगाई पुताई और सजावट की मांग को कर रहा है। हिंदू पक्ष ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसे किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष दावा करता आ रहा है। हरिहर मंदिर के स्ट्रक्चर का दावा है। मामला कोर्ट में है। एएसआई ने कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी किया। मुस्लिम पक्ष इन सभी दावों को गलत बताता है। जुमे की नमाज को लेकर आज सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएसी और आरआरएफ को भी तैनात किया गया है। विवादित स्थल के चारों ओर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी बिंदुओं पर पुलिस बल तैनात है। पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह पुलिस तैयार है और शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है, साथ ही निगरानी की जा रही है, जिससे भी किसी भी आपात स्थिति और संवेदनशील स्थिति से निपटा जा सके। और पुलिस सुदृढ़ता से अपना कार्य कर रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस दृढ़ संकल्प है। और अब खबर हरियाणा के नूह से, जहां नकल का एक वीडियो सामने आया है। बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराते दिखे लोग और एग्जाम सेंटर के बाहर नकल के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। 2 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक होने की भी खबर आई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कैप्चर की गई हैं, जिसमें नकल कराने के लिए स्कूल के बाहर लोग नजर आ रहे हैं। मैदान में बैठकर पेपर दिखाए जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं और इसी तरह से अंग्रेजी पेपर के लीक होने की भी खबर आई है। एग्जाम सेंटर के बाहर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे वहां पर कैमरा पहुंचा भगदड़ मच गई। अंग्रेजी पेपर के लीक होने की भी खबर आ रही है और सेंटर के बाहर पेपर सॉल्व करते हुए भी लोगों को देखा गया। नूह में सुपरिटेंडेंट, 2 पर्यवेक्षक और 3 छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। पुन्हाना में 2 पर्यवेक्षक रखे गए हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए स्कूल के बाहर, सेंटर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं गोला बनाकर और उनके पास पेपर है और उस पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके साथी या उनके मददगार पहुंचते हैं, दीवार को फांदकर अंदर जाते हैं और अपने जानने वालों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पेपर लीक होने की भी खबर सामने आई है। और यह बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। मेवात का इलाका है। मेवात के नूह में, हरियाणा में पड़ता है ये इलाका, जहां पर परीक्षा के दौरान, बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल करते हुए बड़ी तादाद में लोग कैमरे में कैद हुए हैं। और जैसे ही वहां पर कैमरा नजर आया, ये लोग भाग खड़े हुए। लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए कि दूर से तस्वीर ली गई है, जहां पर लोग गोला बनाकर अंग्रेजी के पेपर को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंग्रेजी पेपर को सॉल्व करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पे यहां पर लोग अंदर घुसकर अपने जानने वालों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। और इस तरह की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जो व्यवस्था है कितनी चरमराई हुई है, कि बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस तरह के जो नकलची वहां पहुंच रहे हैं, जो नकल कराने के लिए पहुंच रहे हैं, वो उन्हें वहां से खदेड़ तक नहीं पाए और सरेआम ये नकल का काम चलता रहा। तो नकल को लेकर जो चीजें अब तक सामने आई है, नूह और पलवल में इंग्लिश पेपर के आउट होने की खबर आई है। पलवल के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
सेंटर सुपरिटेंडेंट, 2 पर्यवेक्षक, 3 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्यूआर कोड से पेपर वायरल करने वालों के बारे में भी पता चला है, जिन्हें अब पकड़ा जा रहा है। और दिल्ली में शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता सरकार लगातार अब एक्शन में है। एक नए मंत्री अपने आप काम भी संभाल रहे हैं, अपने अपने तरह से विभागों को देख रहे हैं। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जहां आज कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश होने वाली है। वहीं अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल कमिश्नर्स को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार और गृह मंत्री के बीच की यह बैठक करीब 12 साल बाद होने जा रही है। आप और बीजेपी के बीच टकराव के चलते ऐसे बैठकें नहीं हो पा रही थी, लेकिन दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही अब इस बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो गृह मंत्रालय के पास है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ही उस पर निगरानी रखता है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय के मुखिया होने के नाते गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं।